everyone, this is Mohammad Sadiq from School of Physics in association with Fathom Academy. आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशंस की। डिफरेंशियल इक्वेशन अपने आप में मैथमेटिक्स में एक एक्सट्रीमली वास्ट टॉपिक होता है और हायर फिजिक्स में इसका बहुत वाइड एप्लीकेशन होता है, बट हमारा जो 11th-12th का सिलेबस है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सुपरफिशियल एप्लीकेशन होता है, बहुत ज़्यादा हमें इसमें डीप में नहीं जाना होता है। और एक ही तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, एक ही टाइप का उसको सॉल्व करने का एक ही जनरल मेथड होता है, मोस्टली क्वेश्चंस उसी से हो जाते हैं। बट हाँ, लेकिन ये डिफरेंशियल इक्वेशंस भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कैलकुलस के और दूसरे सेगमेंट्स भी हैं। सो लेट अस सी कि डिफरेंशियल इक्वेशन पहले समझते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। से हमें एक फंक्शन दिया हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ fx, ये दिया हुआ है। इसको अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें dy ओवर dx, देन हमें मालूम है कि इस फंक्शन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको सिंबल्स के फॉर्म में हम ऐसे लिख सकते हैं f डैश x, बट ये जो भी फंक्शन होगा डिफरेंशिएट करने पर वो फंक्शन चेंज हो जाता है, एक नया फंक्शन बन जाता है। तो इस f डैश x को हम लिख सकते हैं सम न्यू फंक्शन gx, ओके। देन dy ओवर dx इज इक्वल टू gx, इस टाइप का जो इक्वेशन है यही कहलाता है डिफरेंशियल इक्वेशन। ये बहुत सिंपल टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, इससे बहुत कॉम्प्लिकेटेड उसमें ऑर्डर एंड डिग्रीज भी होती हैं। तो ये इस टाइप का ही डिफरेंशियल इक्वेशन हमें फिजिक्स में मोस्टली करना होगा। ओके, अब इसको हम कई तरह से लिख सकते हैं, dy ओवर dx माइनस gx इज इक्वल टू 0, या फिर इस पूरे इक्वेशन को अगर हम dx से मल्टीप्लाई कर दें, यहां पर ही अगर पूरे इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई कर दें या इस dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, dy इज इक्वल टू gx इंटू dx, या फिर dy माइनस gx dx इज इक्वल टू 0। तो किसी भी तरह से लिख सकते हैं। सो ये हमारा इस तरह का इक्वेशन कहलाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ अब यहां पर जो वेरिएबल्स हैं x और y हैं, किसी भी इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू आ जाती है। अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो वो वैल्यू आ जाएगी, अदरवाइज जो भी उसका रिलेशन है वो हमें मिल जाएगा। सो उसी तरह से ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल फॉर्म में है इक्वेशन। इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमें वहां पर x और y के बीच में जो एक्सप्लिसिट रिलेशन है वो मिल जाएगा। सो यही होता है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। अब उसमें अगर हमें वैल्यूज दी हुई होती हैं, से हमें y की वैल्यू दे रखी है तो x की वैल्यू मिल जाएगी, या x की वैल्यू दे रखी है तो y की वैल्यू मिल जाएगी। बट फर्स्ट हैंड जो सोल्यूशन होगा वो यही होगा कि इसमें जो दो वेरिएबल्स हैं उनके बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आ जाएगी। ओके, अब इसको सॉल्व करने के, अब अगर ये हायर टाइप के, हायर ऑर्डर, हायर डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे तो कई सारे मेथड्स होते हैं उसको सॉल्व करने के, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ एक ही मेथड जो है वो सफिशिएंट होता है। मोस्टली डिफरेंशियल इक्वेशंस उसी से सॉल्व हो जाते हैं। सो यहां पर लेट अस सी मेथड टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। और इस मेथड का नाम होता है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसी से हमारे ज्यादातर क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब इसमें एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे बात समझ में आ जाएगी। से हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह का दिया हुआ है, dy ओवर dx इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइडेड बाई 2 माइनस y। इस तरह का एक इक्वेशन दिया हुआ है, x एंड y है और dy ओवर dx है। सो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, द सिंपलेस्ट काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसमें वेरिएबल सेपरेबल का मतलब होता है कि एक टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उसको हम इक्वल टू के साइन, इक्वल टू का जो साइन है उसके एक तरफ रखें और दूसरे टाइप के जो वेरिएबल्स हैं उसको हम दूसरे साइड में रखेंगे। तो यहाँ पर x और y है, उनको हम सेपरेट कर लेंगे, दोनों को इक्वल टू के दोनों तरफ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
इस 2 माइनस वाई को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं, 2 माइनस वाई इंटू डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ना अब इस पूरे इक्वेशन को हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका मतलब हुआ कि इस डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देन दिस विल बी 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो गया। सो इस तरह से हमने यहाँ पर वेरिएबल्स जो है उनको सेपरेट कर लिया, दोनों को इक्वल टू के दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है एक्स और वाई के बीच में रिलेशन निकालने का, उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन को हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड्स को हम इंटीग्रेट करेंगे। सो नाउ यू हैव टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स। ओके, सो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 2 माइनस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू डी एक्स। ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है, कोई इनिशियल कंडीशंस नहीं दी हुई है, तो ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है। नाउ इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये 2 है, इसको हमने बाहर ले लिया और dy का इंटीग्रेशन जो है वो y हो जाएगा, एंड देन माइनस वाई डी वाई, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y स्क्वायर अपॉन 2, एंड देन दिस इज x dx, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 1 इंटू डी एक्स दैट इज जस्ट dx, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x। एंड सिंस ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, इसलिए हम अपनी तरफ से यहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी ऐड करेंगे। ओके, नाउ अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पूरे इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, सो ये हो जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c। सिंस हमें यहाँ पे c की वैल्यू नहीं मालूम है, तो इट डजेंट मैटर हम c लिखें या 2c लिखें, वो एक कांस्टेंट ही है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। सो हम 2 से मल्टीप्लाई करें, उसको 2c लिखें, या फिर हम c ही रहने दें, या उसको हम c डैश कर सकते हैं, इट डजेंट मैटर। ना अब हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वेरिएबल सारे एक तरफ लेकर चले जाएं। सो इट कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x एंड देन माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है, तो ये हमारा रिजल्ट आ रहा है, ये हमारा आंसर है, और ये एक तरह का x और y के बीच में रिलेशन है विथ सम आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज हमें यहाँ पर लिमिट्स या इनिशियल कंडीशंस नहीं दे रखी थी। तो ये हमारा वेरिएबल सेपरेबल का मेथड हो गया। इसमें हमें क्या करना है, फिर से हम देख लेते हैं। जो वेरिएबल्स हैं, जनरली 2 ही वेरिएबल्स होंगे, उनको हमें सेपरेट करना है, मतलब इक्वल टू के दोनों तरफ उसको रखना है। एक टाइप के वेरिएबल्स एक तरफ, दूसरे टाइप के वेरिएबल्स दूसरी तरफ, एंड सेपरेट करने के बाद हमें दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है, एंड देन उसके बाद जो इंटीग्रेशन के जो भी रूल्स होंगे हम उसको सॉल्व करेंगे और एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज dy over dx is equal to minus 4x y square, इस तरह से दिया हुआ है, और ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको हमें सॉल्व करना है, x और y के बीच में हमें रिलेशन निकालना है, और यहाँ पर हमें इनिशियल कंडीशंस भी दे रखी हैं। हमें दे रखा है कि y is equal to 1 when x is equal to 0। x की वैल्यू जब 0 है उस टाइम पर y की वैल्यू 1 है, ये इनिशियल कंडीशन हमें दे रखा है। ओके, नाउ अब यहां पर हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड अप्लाई करेंगे। x और y को हमें सेपरेट करना है। हम यहां से y स्क्वायर को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लेकर आएंगे। सो ये हो जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर डी एक्स, दैट विल बी इक्वल टू माइनस 4x। ये हो जाएगा। अब हम इसको dx से मल्टीप्लाई कर सकते हैं पूरे इक्वेशन को, या फिर dx क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाएं। सो ये हो जाएगा dy अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4x इंटू डी एक्स। ये हमारी वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, एक टाइप के वेरिएबल्स एक तरफ, दूसरे टाइप के दूसरी तरफ होंगे। अगला स्टेप होगा दोनों तरफ इंटीग्रेशन परफॉर्म करना। सो नेक्स्ट इंटीग्रेशन dy over y square, that will be equal to minus
4, ये जो कांस्टेंट है इसको हम पहले ही साइन ऑफ इंटीग्रेशन के बाहर ले ले रहे हैं, x dx। ओके, नाउ अब इसके बाद ये इंटीग्रेशन है, दैट विल बी सिंपल, और 1/y² का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, ये हमने पहले भी किया था, इसकी वैल्यू आएगी -1/y इज इक्वल टू -4, एंड x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x²/2, एंड यहां पर हम लिमिट्स नहीं यूज कर रहे हैं, तो ये एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह से ही है। देन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हम ऐड कर ले रहे हैं, और इनिशियल कंडीशंस जब हम इसमें रखेंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। ओके, सो इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, माइनस ये अगर हम कॉमन ले लें, सो 1/y इज इक्वल टू, ये हो गया यहाँ पर 2x² - c। ओके, और अगर हमें y की वैल्यू चाहिए, सो ये इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, y विल बी इक्वल टू 1/2x² - c। नाउ अब हम इनिशियल कंडीशंस का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि जब x 0 है उस टाइम पर y की वैल्यू 1 है, सो यहां पर अगर हम x 0 पुट करें देन y 1 हुआ, सो c की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी -1। ओके, सो फॉर x is equal to 0, y is equal to 1, this shows that c is equal to -1। so इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह से जो इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं उससे हमने कैलकुलेट कर लिया। नाउ अगर हम c की वैल्यू पुट करें, so it can be written as now अब हम y की वैल्यू अगर लिखें, so y will be equal to 1/2x² and then minus c, c is -1, so ये हो जाएगा +1। so ये हुआ हमारा आंसर, x और y के बीच में एक रिलेशन हो गया। अच्छा, अब यहां पर हमने क्या किया है, हमने लिमिट्स नहीं इस्तेमाल किया है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपनी तरफ से ऐड करके फिर इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाला है। इसको हम दूसरी तरह से भी कर सकते हैं, जैसे ये वाला स्टेप है, हमने वेरिएबल सेपरेट कर लिए, उसके बाद हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब इनिशियल कंडीशंस को हम लिमिट्स की तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहां पर। सो इस स्टेप के बाद देख लेते हैं एक और तरह से कैसे सॉल्व होगा। वी हैव इंटीग्रेशन dy अपॉन y² दैट इज इक्वल टू -4 इंटीग्रेशन x dx। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इधर x है और x की वैल्यू जब 0 है, सो उसको हम लोअर लिमिट की तरह से लेंगे। x की वैल्यू जब 0 है उस टाइम पर y की वैल्यू 1 है। ओके, एंड देन x और y के बीच में हमें रिलेशन चाहिए, तो यहां पर x की कोई भी वैल्यू होगी उस टाइम पर y की वैल्यू क्या होगी ये मिल जाएगा। ओके, सो इनिशियल कंडीशंस को हम लिमिट्स में भी कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ना अब ये क्या हो जाएगा, अगेन 1/y², उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा -1/y विथ लिमिट्स फ्रॉम 1 to y, और ये हो जाएगा -4, एंड x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² by 2 फ्रॉम 0 to x। ना अब अगर हम लिमिट्स देखें, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, लिमिट्स देखें, y की जगह y रखेंगे, सो दिस इज 1/y, एंड माइनस y की जगह 1 रखेंगे, सो दिस इज 1, एंड देन 4, अच्छा ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे बचा 2, एंड देन x की जगह हम x रखेंगे -0, सो जस्ट x², एंड इस 1 को हम इस तरफ लेकर आए, सो 1/y इज इक्वल टू 2x², ये इधर आके +1। नाउ अगर हम y की वैल्यू लिखेंगे, सो ये हो जाएगा, इधर रेसिप्रोकल हो जाएगा, दिस इज 1/2x² +1, ये हमारा आंसर आ गया, विच इज द सेम जो हमने पहले निकाला था। तो दोनों तरह से हम कर सकते हैं, इसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरह से अगर कर रहे हैं तो बाद में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, या फिर हम जब इंटीग्रेट कर रहे हैं उसी टाइम पर जो इनिशियल कंडीशंस दे रखी हैं उसको लिमिट की तरह से इस्तेमाल करें, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं, डायरेक्ट रिजल्ट हमें आ जाएगा। सो इट्स अप टू यू कौन सा हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह से। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमें दिया हुआ है dy ओवर dx प्लस y इज इक्वल टू 1, ऐसा दिया हुआ है, एंड यहां पर y की वैल्यू 1 नहीं है, y इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, ये हमें दिया हुआ है, एंड दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन और इसको हमें सॉल्व करना है। सो लेट अस ट्राई। इस तरह के इक्वेशंस हमें मिलेंगे, काफ़ी मिलेंगे, हम काइनेमेटिक्स करेंगे उसमें भी मिलेंगे,
एंड आगे भी जो चैप्टर्स होंगे उसमें भी मिलेंगे. सो लेट अस सी, यहाँ पर भी वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही वर्क करेगा. इसमें हम क्या करते हैं, इस y को इस तरफ ले जाएं. सो dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 माइनस y, ये हो गया. अब हमें वेरिएबल्स सेपरेट करने हैं. सो इस पूरे 1 माइनस y को यहाँ पर हम डिनोमिनेटर बनाएंगे. सो ये हो गया 1 अपॉन 1 माइनस y एंड dy ओवर dx इज इक्वल टू 1. या फिर हम पूरे इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई करें या इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ ले जाएं. सो ये हो जाएगा dy अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू dx. ये हमारे वेरिएबल्स सेपरेट हो गए. अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है. सो इंटीग्रेशन dy अपॉन 1 माइनस y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx. ये हुआ. अब ये हमें इनिशियल कंडीशंस नहीं दे रखी है, सो ये इंडेफिनिट इंटीग्रल की तरह से हुआ. अब इस तरह का इंटीग्रेशन हमने पहले भी किया था, हमने देखा था ये कैसे होगा. सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं इसको. ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स उस टाइप का डिफरेंशियल उस टाइप का इंटीग्रेशन है. इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो ये आएगा ln 1 माइनस y, एंड सिंस यहाँ पर y के साथ -1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पूरे से उस -1 से हम इसको पूरे को डिवाइड करेंगे. सो -1 से डिवाइड करने का मतलब यहाँ नेगेटिव साइन आ जाएगा. And that will be equal to dx is just x plus some arbitrary constant c. Okay. Now ln इस माइनस को उधर ले जाएं. So this is ln 1 minus y and minus x plus c. ये हो जाएगा. अब हमें y की वैल्यू चाहिए. So यहाँ से अब इसके आगे क्या करेंगे, ये log है इधर log 1 minus y, इसका हम एंटी लॉग लेंगे. वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे. लॉगरिथम के बारे में थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे. सो इसका एंटी लॉग जब लेंगे सो 1 माइनस y जो है दैट विल बी इक्वल टू, इधर जो कुछ भी है वो यहाँ पर जो बेस नंबर होता है उसकी पावर रेज हो जाता है ये. सो यहाँ पर ये ln है, नेचुरल लॉग है, यहाँ पे बेस नंबर होता है स्मॉल e. तो ये जो पूरा नंबर है वो राइट हैंड साइड में स्मॉल e की पावर हो जाएगा इस तरह से. सो 1 माइनस y इज इक्वल टू e रेस टू द पावर माइनस x प्लस सम कांस्टेंट. नाउ हमें y की वैल्यू चाहिए. ओके, इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं. 1 माइनस y इज इक्वल टू, अब ये जो पावर्स हैं इसको हम सेपरेट करके लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस x इनटू e टू द पावर माइनस c. इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, नाउ e एक नंबर है और उसकी पावर कोई कांस्टेंट एक नंबर होगा, तो ये पूरी चीज भी एक कोई नंबर ही आएगी. सो इसको हम एक किसी दूसरे कांस्टेंट से डिनोट कर सकते हैं. वी कैन राइट इट एज कैपिटल A. दिस इज अ कांस्टेंट, दिस इज अ नंबर, सो जस्ट कैपिटल A उसको हम डिनोट कर देंगे. एंड देन हमारे पास बचा e रेस टू द पावर माइनस x. दिस इज इक्वल टू 1 माइनस y. नाउ y की वैल्यू अगर हमें लिखना है सो y को हम इस तरफ लेकर आ जाएं. y इज इक्वल टू 1 माइनस a e रेस टू द पावर माइनस x. अब अगर जब हमें इनिशियल कंडीशंस दे रखी होंगी तब इस a की वैल्यू भी आ जाएगी और उसका साइन भी आ जाएगा, व्हाटएवर पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है. तो इसलिए हमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट के साइन के बारे में उतना नहीं सोचना होता है कि उसका साइन क्या होगा. वो इनिशियल कंडीशंस जब हम रखेंगे तो ऑटोमेटिकली साइन वैल्यू दोनों एक साथ आ जाती है. तो ये इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हुआ. और इस तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस हमें करने को मिलेंगे, एग्जैक्टली इसी फॉर्म के होंगे और इस पे क्वेश्चंस भी आते हैं. पिछले साल के एग्जाम्स में क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इस पर. अब इसमें बात करते हैं एक और चीज़ की, एक और सिग्निफिकेंस जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन जो अभी हम देख रहे हैं इसमें, इसकी एक सिग्निफिकेंस है. यहाँ से हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रीड करने होंगे. लेट अस सी. से डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस तरह से लिखा हुआ है dy ओवर dx इज इक्वल टू gx, इस तरह से हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है. ये एक स्टेटमेंट है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसकी अपनी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है इस स्टेटमेंट की. और इसको जब हम वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करेंगे तो उसकी भी एक और सिग्निफिकेंस आएगी. सो इस dx को उधर हम ले जाएं, देन हमारे पास बचा dy इज इक्वल टू gx dx. Okay,
एंड इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, सो दिस इज इंटीग्रेशन dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन gx dx, ये हो जाएगा। अब ये जो दो स्टेटमेंट्स हैं, दिस वन dy over dx is equal to gx and integration dy is equal to integration gx dx, इन दोनों स्टेटमेंट्स की अपनी एक पिकुलियर, एक स्पेशल फिजिकल सिग्निफिकेंस है, उसको हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार हमारे फॉर्मूले जो होते हैं, स्टेटमेंट्स जो होते हैं, डेरिवेशन के जो रिजल्ट्स होते हैं, सो इस तरह के रिजल्ट्स में हमें अगर इस तरह का एक्सप्रेशन मिल रहा है तो वहाँ से हम फर्दर कई चीज़ें खुद से ही हम रीड कर सकते हैं अगर इनके सिग्निफिकेंस हमें मालूम होंगे। सो जैसे ये है, हमने बताया था कि डिफरेंशिएशन के दो सिग्निफिकेंस होते हैं, एक तो ये होता है कि वो रेट हमें देता है और दूसरा ग्राफिकली वो हमें स्लोप बता रहा होता है। ओके, तो अगर हम इसको रेट की तरह से ट्रीट करेंगे, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज दिस gx। ओके, ये एक सिग्निफिकेंस हो गई। दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन x एंड y इज इक्वल टू gx। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x और y जो ग्राफ है, x और y जो रिलेशन है, सो उनका जो ग्राफ होगा, उस ग्राफ का जो स्लोप है उसकी वैल्यू gx है। एक बात। दूसरा, इस स्टेटमेंट की सिग्निफिकेंस क्या है? इंटीग्रेशन फिजिकली क्या होता है? एक समेशन है और ग्राफिकली वो चीज एरिया अंडर द ग्राफ होती है। सो यहां पर इंटीग्रेशन gx dx का मतलब कि जितने gx dx हैं उन सबको हम ऐड कर रहे हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल dy। ये एक सिग्निफिकेंस है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंस है वो ये है कि gx और x इसके बीच में जो ग्राफ ड्रॉ किया जाएगा, उस ग्राफ के अंडर, उस कर्व के अंडर जो एरिया है, दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल dy। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एरिया अंडर द कर्व बिटवीन g एंड x इज द समेशन ऑफ ऑल dy। dy रिमेंबर क्या है? एक स्मॉल इंटरवल है y में। अब अगर हम सारे dy को हम ऐड कर देंगे, सो हमें टोटल जो इंटरवल है y का, जो फाइनाइट इंटरवल है y का, वो हमें मिल जाएंगे। ओके, सो इसको हम इसी तरह से रीड करेंगे। हम इसको हम y भी बोल सकते हैं कि दैट विल बी इक्वल टू y, बट y क्या है? समेशन ऑफ ऑल स्मॉल dy। ओके, सो अगर ये छोटा इंटरवल है, उन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमें एक बड़ा इंटरवल मिलेगा। हम इसको लिख सकते हैं फर्दर कि ये चीज हो जाएगी डेल्टा y। ओके, all the change in y, that is delta y, that will be equal to area under gx graph। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये रीडिंग हमें आनी चाहिए। अगर इस तरह का एक्सप्रेशन कुछ लिखा हुआ है तो उसका एक फर्दर ये भी मीनिंग होगी, वो हमें समझ में आ जाएगा अगर हमें सिग्निफिकेंस मालूम है तो। So once again, slope of the graph between x and y will be equal to gx, and area under the graph between g and x will be equal to all the changes in y, that is delta y। अब इस तरह के हमें स्टेटमेंट्स कहाँ मिलेंगे? काइनेमेटिक्स जब हम करेंगे तो उसमें भी होंगे, आई मीन मैकेनिक्स में इस तरह के कई सारे स्टेटमेंट्स मिलेंगे हमें। जैसे एक स्टेटमेंट है v इज इक्वल टू dx ओवर dt। यहाँ पर x जो है वो किसी पार्टिकल की पोजीशन है और t टाइम है, v वेलोसिटी है। तो डिफरेंशियली अगर हम इसको देखेंगे, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑफ कोर्स ये डिफरेंशियल एक्सप्रेशन है। डिफरेंशियली अगर हम इसको देखेंगे, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज वेलोसिटी। एक तो ये हुआ। दूसरा, स्लोप ऑफ द ग्राफ, दिस इज इंपॉर्टेंट, स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन पोजीशन एंड टाइम इज वेलोसिटी। ओके, अब इसी को अगर हम वेरिएबल सेपरेट करके उसको हम इंटीग्रेट अगर करें दोनों तरफ dx और dt सेपरेट करके, सो आई कैन राइट dx इज इक्वल टू v इंटू dt, एंड देन दोनों तरफ इंटीग्रेशन हम परफॉर्म करें। अब इसका क्या मतलब होगा? ग्राफिकली इसको देखेंगे, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज इक्वल टू द टोटल चेंज इन x। dx इज अ स्मॉल चेंज इन x, एंड देन उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे सो हमें मिलेगा टोटल चेंज इन x। सो आई कैन से दिस इज डेल्टा x। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाली रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज टोटल चेंज इन x। ओके, अब इसी को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट।
एंड पिछले हमने लेक्चर में ये हमने देखा था कि इंटीग्रेशन जब हम परफॉर्म करते हैं एरिया निकलता है तो वो नेट एरिया होता है। उसमें अगर हम ऊपर का एक्स एक्सिस के ऊपर का और एक्स एक्सिस के नीचे का दोनों हम जोड़ दें तो वो टोटल एरिया होगा। सो यहाँ पर अगर ये हम नेट चेंज निकालेंगे तो वो डिस्प्लेसमेंट होता है, और अगर नेट चेंज नहीं हम टोटल चेंज निकाल रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर एरिया लिया है, अगर हम नेट एरिया लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव करके तो हमें ये चीज़ मिलेगी डिस्प्लेसमेंट। और अगर हम नेट एरिया नहीं ले रहे हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर और एक्स एक्सिस के नीचे दोनों एरिया हम ऐड कर देंगे तो ये चीज़ आएगी डिस्टेंस। इसी तरह का एक और एक्सप्रेशन होता है A is equal to dv over dt. The rate of change of velocity with respect to time is acceleration. Now graphically क्या चीज़ हुई, slope of the graph between velocity and time is acceleration, और इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सो dv is equal to a dt एंड इंटीग्रेट करें दोनों साइड। तो यहां पर ग्राफिकली कैसे रीड करेंगे, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम लिखेंगे डेल्टा v। वंस अगेन, एरिया अंडर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी। इसी तरह का एक और एक्सप्रेशन होता है f इज इक्वल टू dp ओवर dt। यहां पे p मोमेंटम है, t टाइम है, एंड दिस इज फोर्स। So this is actually second law of motion, Newton's second law of motion. Now graphically यहाँ पर कैसे रीड करेंगे, slope of the graph between momentum and time. Slope of the graph between momentum and time is force. Now इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिखेंगे। So I can write dp is equal to f dt and दोनों साइड इंटीग्रेट करें। So ये चीज ग्राफिकली क्या हो जाएगी, area under force time graph is total change in momentum. Area under force time graph is total change in momentum. एक और इस तरह का रिलेशन होता है, फोर्स के टर्म में होता है, F is equal to minus du over dx। यहां पर U पोटेंशियल एनर्जी है और x पोजीशन है और F फोर्स है। सो ग्राफिकली क्या हुआ, slope of the graph, negative of the slope of the graph between potential energy and position is force. Once again, negative of the slope of the graph between potential energy and position is force. Now इसको हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा du is equal to minus इंटीग्रेशन f dx। okay? इसको भी इंटीग्रेट कर लेंगे एंड ये सारे चेंजेस हम जोड़ देंगे तो हमें टोटल चेंज मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी में। नाउ ग्राफिकली क्या हुआ, नेगेटिव ऑफ द एरिया अंडर फोर्स पोजीशन कर्व इज टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, एक और देख लेते हैं लास्ट इस तरह का, P इज इक्वल टू dv ओवर dt। ये एक रिलेशन होता है, दिस इज पावर, कैपिटल P पावर, ये है वर्क और ये है टाइम। सो ग्राफिकली इसको हम रीड करें तो स्लोप ऑफ द ग्राफ बिटवीन वर्क एंड टाइम इज पावर, और इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन p dt। ओके, एंड दिस इज एरिया अंडर पावर टाइम ग्राफ इज टोटल वर्क। ओके, total work done या total change in work done, whatever you say. But this is important, area under power time graph is total, or you can say delta W, okay, the finite change in work. तो इस तरह की रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमें बहुत हेल्प करती है जहाँ पर हमें स्टेटमेंट्स दिए हुए रहते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं बिफोर वी कंक्लूड। हमें एक वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन दिया हुआ है, डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरह से दिया हुआ है, v dv ओवर dx इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और यहां पर हमें इनिशियल कंडीशंस भी दी हुई हैं कि एट x इज इक्वल टू 0 v इज v नॉट। जब x की वैल्यू 0 है उस टाइम पर v की वैल्यू v नॉट है, ये हम ले सकते हैं। एंड यहां पर हमें v का एक्सप्रेशन x के टर्म में चाहिए, v एज ए फंक्शन ऑफ x, ये हमें चाहिए। सो वी नीड टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ v।
नाउ यहाँ पर हम वेरिएबल्स सेपरेट करेंगे. दिस इज वेरी इजी. सो आई कैन राइट v dv इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x इंटू dx. ये हो गया. अब दोनों तरफ हम इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे. इंटीग्रेशन v dv इज इक्वल टू माइनस, अच्छा रिमेंबर ओमेगा इज अ कांस्टेंट. इस इक्वेशन में ओमेगा एक कांस्टेंट, एक नंबर है. सो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे, ओमेगा स्क्वायर एंड देन इंटीग्रेशन x dx. अब ये जो इनिशियल कंडीशंस दे रखी है उसको हम लिमिट्स की तरह से इस्तेमाल करेंगे. इधर x है और x की वैल्यू जब 0 है तो उस टाइम पर v की वैल्यू v0 है. देन किसी वैल्यू x पर जो v की वैल्यू होगी वही हमें पता करना है. सो v एज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा. ओके, नाउ दिस इज इजी. अब इसके बाद हमें इसको इंटीग्रेट करना है. ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 from v0 to v, from v0 to v. This is equal to minus omega square and x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x square upon 2 from 0 to x. इस तरह से. नाउ ये 2 दोनों साइड से कैंसिल हो जाएंगे और इस तरफ हम लिमिट रखेंगे तो v की जगह v रखेंगे, दैट इज v स्क्वायर. नाउ माइनस v की जगह v नॉट स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर और इधर लिमिट्स रखेंगे. दिस इज x स्क्वायर माइनस 0, सो जस्ट x स्क्वायर. ओके, नाउ v स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर उस तरफ ले जाएंगे, v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. ये हो गया. या फिर v इज इक्वल टू अंडर रूट v नॉट स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर. दिस इज आवर आंसर. तो ये हमारा v और x के बीच में रिलेशन हो गया. तो इसी तरह के डिफरेंशियल इक्वेशंस होंगे और हमारा वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो है वो सफिशिएंट होगा. अगर कहीं इसके अलावा कोई और मेथड यूज होगा तो उसको हम वहीं पर डिस्कस कर लेंगे. सो दिस वाज इट. दिस वाज द कैलकुलस जो हमें ज़रूरत पड़ेगी पूरे सिलेबस में. नाउ जो मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो कैलकुलस एज अ सब्जेक्ट, एज अ होल टॉपिक उनके सब्जेक्ट में होगा. सो जितना अच्छा कैलकुलस पे कमांड होगा फिजिक्स में उतना ज़्यादा हमें हेल्प मिलेगा, उतना ज़्यादा हमारे लिए ये चीज़ें ईजी होंगी. और जो नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जितना यहाँ पर जो हमने कैलकुलस आपके साथ डिस्कस किया है दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. अब यहाँ पर जो कैलकुलस है ये पहली बार स्टूडेंट्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है. 11th क्लास में पहली बार कैलकुलस बच्चों को पढ़ाई जाती है. सो इसमें हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें जो है वो हमें समझ में नहीं आई हैं. हमने यहाँ पे कैलकुलस को फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस किया था और बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं गए. हमने उतनी ही कैलकुलस यहाँ पर डिस्कस की जितनी हमें आगे फिजिक्स में ज़रूरत होगी. तो कुछ चीज़ें अगर यहाँ पर हमें कैलकुलस में नहीं समझ में आई होंगी तो आपको उसकी फिक्र करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. जब हम उसका एप्लीकेशन करेंगे, जब हम फिजिक्स में बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगी. बट यू हैव टू रिमेंबर कि जब हम फिजिक्स करेंगे तो आपको ये जो कैलकुलस का सेगमेंट है ये बार बार हमें रिविजिट करना पड़ेगा. इसको हमें एक बार बार इसको रेफरेंस लेना पड़ेगा एंड देन फिर वो सारी चीज़ें इजी होती चली जाएंगी. फर्स्ट चैप्टर जो हमारा काइनेमेटिक्स है उसमें ही बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव एप्लीकेशन होता है कैलकुलस का, 1D और 2D दोनों में ही. उसके बाद हम लॉज ऑफ मोशन पढ़ते हैं. इनफैक्ट पूरे मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा वाइड एप्लीकेशन होगा पूरे कैलकुलस का. सो यू नीड नॉट टू वरी अगर कोई सेगमेंट हमें यहाँ आपके यहाँ पे समझ में नहीं आया है. जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसको वो समझ में आ जाएगी बात. बट यू हैव टू रिमेंबर कि इस सेगमेंट को हमें बार बार रिविजिट करना पड़ सकता है. ओके देन एंड नेक्स्ट अब हम बेसिक मैथ्स में ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें और डिस्कस करेंगे. जैसे अभी हमने कहा था कि हम लॉगरिथम देखेंगे क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड थोड़ी बहुत मैथ्स जो हमें ज़रूरत होगी वो हम देखेंगे. सीक्वेंस सीरीज उसकी भी ज़रूरत हमें पड़ती है, वो भी हम देखेंगे. एंड कॉनिक सेक्शंस वो एक अलग से एक पूरा टॉपिक होता है, उसकी भी हमें बहुत ज़रूरत पड़ती है फिजिक्स में. तो ये सारे छोटे छोटे, अब कॉनिक सेक्शन उसमें थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा, बाकी सारे छोटे छोटे टॉपिक्स होंगे. और एक चीज़ और हम डिस्कस करेंगे कि जो हमें फंक्शंस दिए हुए होते हैं उनका ग्राफ हम कैसे स्केच करते हैं. एक ग्राफ का एक जनरल आइडिया हमारे पास होना चाहिए, उसका एक रफ स्केच, उसका हमें शेप अगर पता होता है तो उसको डील करना, उससे उसके अराउंड क्वेश्चंस करना हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाता है.
Okay then, so this was calculus for you from the point of view of physics that we have to study. Okay then, next segment में हम आपसे मिलेंगे कुछ और छोटे छोटे मैथ्स के ही टॉपिक्स के साथ. Stay safe. Thank you.